Assalamu alaikum. We are a student from the University of Karachi, BS in Economic and Finance, third year. Our topic is sustainable financing. My name is Nimran Sari and I will explain what is sustainable financing, its key drivers and why it matters. Let's start. सस्टेनेबल फाइनेंस सस्टेनेबल फाइनेंस ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन जो सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस ना करें बल्कि इन्वायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस फैक्टर को भी इम्पोर्टेंस दें। इसका गोल ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हम इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें और सोशल जस्टिस प्रमोट करें। पाकिस्तान में भी कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी के मेजर पार्ट्स हैं, अब सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपना रहे हैं ताकि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट हो और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट इज की ड्राइवर्स, द पेरिस एग्रीमेंट। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसका एम है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए। इस वजह से ग्लोबली पॉलिसीज़ और पाकिस्तान में भी इनिशिएटिव बन रहे हैं जो सस्टेनेबल फाइनेंस के प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टर्स डिमांड। इन्वेस्टर्स स्पेशली यंग मिलेनियल वो इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं जो एनवायरनमेंट और सोसाइटी दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। पाकिस्तान में भी लोग ऐसी कंपनीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं जो ग्रीन इनिशिएटिव ले रहे हैं, यानी वो इस तरह इन्वेस्टमेंट इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जिससे सोसाइटी और एनवायरनमेंट दोनों पे कोई डिसइफेक्ट ना आए। रेगुलेटरी प्रेशर्स, गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर भी है कि कंपनी सस्टेनेबल प्रैक्टिस अडॉप्ट करे। पाकिस्तान में भी स्टेट बैंक और एसईसीपी ने कुछ ग्रीन फाइनेंसिंग इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जो बिजनेसेस को इनकरेज करते हैं कि वो सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करें। नेक्स्ट इज़ वाई इट्स मैटर फॉर पाकिस्तान। सस्टेनेबल फाइनेंस सिर्फ ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स डिप्लीशन के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी इसेंशियल है। हमारी वाटर स्कार्सिटी, पोल्यूशन और सोशल इनइक्वालिटी जैसे प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमें अपना फाइनेंशियल सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। आज के टाइम में मुझे लगता है कि सस्टेनेबल फाइनेंस सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है बल्कि ज़रूरत है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए अगर हम अपना फाइनेंशियल ग्रोथ को सस्टेनेबल प्रैक्टिस के साथ अलाइन करते हैं तो हम एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। एंड नाउ आई इनवाइट माय फ्रेंड टू कैरी फॉरवर्ड दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum. My name is Sayyida Tayyib Ali Hashmi. My topic is about environmental aspects of sustainable finance. जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिख रहा है कि सस्टेनेबल फाइनेंस का पर्पस कैपिटल को उन इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना है जो सस्टेनेबिलिटी को इम्पोर्टेंस देती है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और वेस्ट मैनेजमेंट। फाइनेंशियल सेक्टर एनवायरमेंटली फ्रेंडली इनोवेशंस और इनिशिएटिव को फंड करके वर्ल्ड को लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन में हेल्प करता है, जो कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। Our next topic is about major aspects of sustainable finance. Sustainable finance का जो एक बिग पार्ट है वो है ग्रीन बॉन्ड्स, लोन्स और फाइनेंशियल टूल्स, जो स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर सेविंग के लिए यूज़ होता है। ये टूल्स उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने या क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाने में हेल्पफुल है। फाइनेंशियल सेक्टर्स उन कंपनीज़ की हेल्प करते हैं जो हाई कार्बन से लो कार्बन ऑपरेशंस में शिफ्ट होना चाहती है और इनोवेशंस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को फंड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो तरीके के रिस्क आ जाते हैं। पहला है फिज़िकल रिस्क। इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स जैसे कि फ्लड्स, स्टॉर्म्स, ये फाइनेंशियल डिज़ास्टर का सबब बन सकते हैं। और दूसरा हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशन रिस्क, जैसे कि पॉलिसी चेंज हो जाना और कार्बन टैक्स लग जाना। इसके अंदर कुछ इंडस्ट्रीज़ को लो प्रॉफिटेबल
بنا سکتی ہے. مطلب یہ جو ہوتی ہے ٹرانزیشن رسک وہ کچھ انڈسٹریز کو کم منافع دے سکتی ہے. اور اگر ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف موو کریں تو وہ ہے ہمارا ایک کیس اسٹڈی جو کہ 2021 میں اینگرو انرجی نے پاکستان کی جو ایک بگ کمپنی ہے اس نے کنٹری کا پہلا گرین بانڈ ایشو کیا جو $500 ملین کا تھا. اس بانڈ کا پرپس رینیویبل انرجی پروجیکٹس کو فنڈ کرنا تھا، اسپیشلی ونڈ اور سولر انرجی پر فوکس کرتے ہوئے. یہ سسٹینیبل فائنینس کو پروموٹ کرنے کی طرف ایک بگ اسٹیپ تھا کیونکہ اس سے کلین انرجی کی طرف ٹرانزیشن میں ہیلپ ملتی ہے. بانڈز کے فنڈ کا یوز انوائرمنٹلی سسٹینیبل پروجیکٹس کے لیے ہے جو کلائمیٹ چینج کم کرنے اور فاسل فیولز پر پاکستان کا لون کم کرنے میں بہت ہیلپ فل ہے. نیکسٹ ٹاپک آپ کو ایکسپلین کریں گی اقرا نذیر. Assalamu alaikum. I am Ikra Nazir and I will talk about social and governance aspects. First, we will try to understand what are social and governance aspects. انوائرمنٹل سوشل اینڈ گورننس ایک ایسا فریم ورک ہے جس کا استعمال کسی آرگنائزیشن کے بزنس آئیڈیاز، اس کی پرفارمنس اور اس کی ایتھیکل ایشوز کا جائزہ لینے کے لیے کیا جاتا ہے. Now we will move towards its aspect. The first one is social responsibilities. بزنس مین جو ہوتا ہے اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ سوسائٹی کے لیے کچھ کرے، سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے، ان کے ویلفیئر کے لیے کچھ کرے. اب ایسا کیوں کرے گا وہ؟ کیونکہ بزنس مین سوسائٹی کے ریسورسز یوز کرتا ہے، یعنی ہم لوگوں کی لینڈ کیپٹل یوز کرتا ہے اور ہم ہی لوگوں سے پیسہ ارن کرتا ہے. دیٹس وائی اٹ از ہز رسپانسبلٹی ٹو ڈو سم تھنگ فار سوسائٹی. اگر کوئی بزنس مین اپنی سوشل رسپانسبلٹیز فلفل کرتا ہے، فار ایگزامپل اپنے امپلائیز کو سیٹسفائڈ کرتا ہے، اپنے ورکرز کو فیئر ویجز دیتا ہے، اچھی کوالٹی کے پروڈکٹس دے رہا ہے ریزونیبل پرائس پر، اگر وہ ان چیزوں پر پورا اترتا ہے تو وہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی پوری کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گڈ ول بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے بزنس کی امیج بھی بڑھ جائے گی اس کے کسٹمر کی اور امپلائیز کی نظروں میں، کیونکہ کسٹمرز کو اچھے پروڈکٹس مل رہے ہیں اور امپلائیز کی نظروں میں اس لیے کیونکہ امپلائیز کو اچھی سیلری پے کر رہا ہے وہ. دا سیکنڈ ایسپیکٹ از ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن. ڈائیورسٹی مین ورائٹی یا پھر ڈفرینسز، جیسے کہ کئی طریقے کے لوگوں کا مطلب ہے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آنے والے لوگ، ڈفرینٹ کاسٹ، ریلیجن اور کمیونٹی سے آنے والے لوگ، ان کی چوائسیز، ان کی لائکس ڈس لائک، ان کا وے آف اسپیکنگ اور ان کا ایکسینٹ، ان کی یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. اٹ از کالڈ ڈائیورسٹی. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ انکلوژن. انکلوژن کیا ہے؟ میکنگ پارٹ آف اے گروپ انکلوڈنگ سم تھنگ، جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں ان کو ساتھ میں انکلوڈ کرنا، ایک کمپنی میں پارٹ بنانا. یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کاسٹ کی ہائرنگ ہوگی، اس کمیونٹی کا ہے تو اسے ایسے ٹریٹ کرنا ہے، اس کمیونٹی کا ہے تو اسے یہ پلیس دینی ہے یا اس کے ساتھ یہ بیہیو رکھنا ہے. اٹ از کالڈ انکلوژن. دا تھرڈ ون از کارپوریٹ گورننس. کارپوریٹ گورننس ایک اسٹرکچر ہے رولز، پالیسیز اور پروسیسز کا جو کہ یوز کیا جاتا ہے ڈائریکٹ اور کنٹرول کرنے کے لیے آرگنائزیشن کو. یہ ہر آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے کارپوریٹ گورننس پرنسپل کو اپنی آرگنائزیشن میں شامل کرے. The fourth and last aspect is environmental, social and governance investment. ESG investment کمپنیز میں انویسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ کمپنیز کی کمٹمنٹ ٹو ون اور مور ESG فیکٹرز پر بیس کرتا ہے. یہ سسٹینیبل انویسٹنگ، سوشلی رسپانسیبل انویسٹنگ اور امپیکٹ انویسٹنگ بھی کہلاتا ہے. Assalamu alaikum. My name is Rabia Shakur. I will discuss with you challenges and future of sustainable finance. The main challenges in sustainable finance is that greenwashing, lack of standardization, data gaps, technical innovations. Both these help in financial returns, positive environmental and social outcomes. Now, I will explain the challenges of sustainable finance in detail. First is greenwashing, ان وچ کچھ کمپنیاں اپنے سسٹینیبل ایفرٹس کے بارے میں مس لیڈنگ کرتی ہیں تاکہ انویسٹر کو اٹریکٹ گریب کر کے اپنے سیلز پروڈکٹ سیل آؤٹ کر سکیں.
Second is lack of standardizations. किसी भी ESG रिपोर्टिंग, ESG स्टैंड फॉर environmental social requirements, प्रोडक्ट के लिए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं होता, जो इन्वेस्टमेंट की सस्टेनेबल को कंपेयर करने में बहुत मुश्किल पैदा होती है। द थर्ड इज़ डाटा गैप। बहुत सी कंपनियां अपने ESG इम्पैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशनल डिस्क्लोज नहीं करती, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के लिए डाटा अनरिलायबल और अनकम्प्लीट हो जाता है। द फोर्थ इज़ टेक्निकल इनोवेशंस। ये टेक्नोलॉजी लार्ज अमाउंट ऑफ ESG को एनालाइज करके इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन लेने में या एक पार्टनर डिटेक्ट करने में फ़ायदा देती है, जो ये बताती है कि कोई कंपनी वाकई में सस्टेनेबल है या ग्रीन वॉशिंग करती है। देन आई मूव फ्यूचर ट्रेंड। फ्यूचर ट्रेंड में हमारे पास 3 फंक्शन हैं जिनकी मदद से हम अपने ESG को बेहतर बना सकते हैं। फर्स्ट इज़ इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि वो अपने पैसे को एक ऐसे इंस्टीट्यूट में लगाता है जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो। यानी इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर फाइनेंशियल और सोशल दोनों गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। द सेकेंड इज़ रेगुलेटिंग इवैल्यूएशंस। रेगुलेटिंग इवैल्यूएशंस का मतलब है कि किसी भी सिस्टम, प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेसिफिक रूल और रेगुलेशंस के मुकाबले में चेक करना और असेस करना होता है। इसका मकसद ये होता है कि इंश्योर किया जाए कि वो लॉ या स्टैंडर्ड जो किसी इंडस्ट्री या सेक्टर के लिए बनाया गया है उन पर पूरी तरह से अमल कर रहा है कि नहीं। यानी इवैल्यूएशन ज़्यादातर गवर्नमेंट एजेंसी या इंडिपेंडेंट रेगुलेटर करते हैं, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को इन्फोर्स करके और पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द लास्ट इज़ कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंट्रीज़, कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड करती हैं। इसका मकसद ये होता है कि ग्लोबल ग्रीन हाउसेस गैस को रिड्यूस किया जाए ताकि क्लाइमेट चेंज पर कंट्रोल पाया जा सके। कार्बन मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स या कार्बन अलाउंस का कंसेप्ट भी होता है। यानी कार्बन मार्केट कंपनीज़ को इंसेंटिवाइज करती है कि वो अपने कार्बन मिशंस को कम करें। जो कंपनीज़ और कंट्रीज़ एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाती हैं, वो क्रेडिट बेच कर के ज़्यादा कमाती हैं, जबकि जो ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। ये थी हमारे पास फ्यूचर ट्रेंड। I hope you guys you understand the challenges and the future of sustainable finance. Thank you very much.